हेलो फ्रेंड्स, ऑल टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि हम चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, पिछली क्लास में नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। तो ये पे यहाँ पे है नवीनतम उपागम शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण, ये शिक्षण विधि है जो कि संस्कृत की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीटेड संस्कृत चल रही है हमारी, जो कि चैप्टर नंबर 9 से है। ठीक, तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले नवीनतम उपागम शिक्षण विधि या फिर सूक्ष्म शिक्षण विधि। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था जिससे किसी निश्चित शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास संभव हो पाता है। दूसरा है इसका विकास सबसे पहले एलन द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा के आकार सीमित होते हैं। इसमें क्या होता है, क्लास जो होती है ना उसका आकार सीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट समय सीमा कम करना। इसमें जो है समय की सीमा जो है कम होती है, यानी कि पढ़ाने का जो ना वो 1 घंटा पौन घंटा ऐसे नहीं पढ़ाते, 30 मिनट का या 15 मिनट 20 मिनट इस तरह से समय को कम कर दिया जाता है। पाठ के आधार को कम करना। इसमें जो चैप्टर होता है, पाठ बड़े बड़े होते हैं तो उनके जो है छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ाया जाता है। उनके आधार को मतलब उनको छोटा कर दिया जाता है, मेन पॉइंट को पढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल को कम करना। इसमें शिक्षण का जो कौशल का भार है उसको कम कर दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा चीज़ों को छोटे से कम टाइम में पढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कम से कम टाइम में पढ़ाना। अब सूक्ष्म शिक्षण विधि का उद्देश्य एक टीचर प्रशिक्षण को सिखाने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। एक टीचर प्रशिक्षण को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। चलिए अब इसे समझते हैं। एक टीचर प्रशिक्षण को सीमित और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित, यानी कि जो नया शिक्षण कौशल है और जो वे शिक्षण कौशल को करा रहे हैं उनमें एक तो आत्मसात होना चाहिए और उसे बच्चे को के योग्य बनाना चाहिए, है ना, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना हो। नेक्स्ट है समय सीमा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय नमूने के अनुसार जे की NCERT द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण के तहत 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ये सब वो है हमारा जो वो BEd या BT से हम लेसन प्लान कराते हैं ना, तो उसमें जो सूक्ष्म शिक्षण विधि हमें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, ये वही सूक्ष्म शिक्षण चल रही है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये बड़ी नहीं होती, ज़्यादा आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट इस तरह से होती है ना, बड़ी नहीं होती है क्लास। तो सूक्ष्म शिक्षण का टाइमिंग क्या होता है? 36 मिनट का होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण का टाइमिंग कितना होना चाहिए? 36 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप पौन घंटा, फिर वो सूक्ष्म शिक्षण ही नहीं रहेगा ना, फिर तो वो लॉन्ग शिक्षण हो गया, फिर वो छोटा कहाँ रहा, फिर वो स्थूल हो गया। योजना बनाना, ठीक है, तो 6 चरण होते हैं। एक योजना बनाना, शिक्षण, फीडबैक, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः फीडबैक। पहला शिक्षक क्या करता है? योजना बनाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, फिर उसका शिक्षण करता है, फिर फीडबैक देता है बच्चों को, फिर पुनः योजना बनाता है, फिर पुनः शिक्षण करता है, उसके बाद पुनः फीडबैक करता है, यानी कि फिर से दोबारा से करता है। ठीक है, अब नोट में है पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की समय सीमा 36 मिनट होनी चाहिए, जो कि 1974 में बताई गई थी। 1974 में बताई गई थी। ठीक है, किसमें? NCERT के द्वारा है। ध्यान रहे कि NCERT से ही सारे क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं और NCERT में ही जो दिया गया वही सही मान्य होता है। फिर किसी भी किताब में कुछ भी दे रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का समय 45 मिनट होना चाहिए, और एलन ने कब बताया था? 1963 में दिया था। ठीक है, और NCERT के द्वारा कब था? 1974। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NCERT इसलिए से याद रखना। और सूक्ष्म शिक्षण का टाइम क्या है? 36। ठीक, 36 मिनट। आगमन उपागम, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगमन उपागम को। ठीक है,
जी, इस विधि में प्रत्येक अनुभव उदाहरणों तथा प्रयोग अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को क्या क्या अध्ययन करते हैं, देखें। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष यानी कि जो चीज़ें सामने हैं उससे प्रमाण की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की ओर लेकर जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो हार्ड जो विशिष्ट चीज़ें हैं उससे सरलता की ओर लेके जाते हैं बच्चे को। जी, समस्या समाधान। अब जाते हैं समस्या समाधान में, देखते हैं क्या है। इसमें विद्यार्थी के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पैदा की जाती है ताकि विद्यार्थी उस समस्या के समाधान हेतु विविध प्रयास करते हुए शिक्षक के निर्देश में उसका समाधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि उच्च शिक्षण हेतु उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवर्तक थॉमसन और रिस्क। प्रवर्तक कौन है इसके? थॉमसन और रिस्क हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट विधि देखते हैं, प्रयोजन विधि, प्रयोग विधि, ठीक है। प्रयोजन विधि या प्रयोग विधि। सर्वप्रथम यह विचार जॉन डीवी ने दिया और इस विधि के प्रवर्तक जॉन डीवी के शिक्षक किलपैट्रिक माने गए हैं। देखो, प्रयोजन विधि या प्रयोग विधि का जो विचार है सबसे पहले किसके माइंड में आया, किसके मन में आया था? जॉन डीवी के मन में, और उन्होंने ही ये दिया था, ठीक है। परंतु इसके जो प्रवर्तक हैं, किसके प्रवर्तक? प्रयोजन विधि के जो प्रवर्तक हैं वे हैं जॉन डीवी के शिक्षक किलपैट्रिक, ठीक है। यानी कि किलपैट्रिक कौन है? जॉन डीवी के शिष्य हैं, उनके स्टूडेंट हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि के बालक को स्वयं अपनी रुचि के अनुसार विषय वस्तु व क्रियाओं में सामंजस्य से स्थापित करते हुए सीखने की क्रिया करने का अवसर दिया जाता है। इस विधि में जो है बालक को स्वयं अपनी रुचि, यानी कि बच्चा जो है खुद की जो उसकी अपनी रुचि होती है ना, वो है रुचि के अनुसार विषय वस्तु व क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं। यानी कि जो उनकी खुद की अपनी रुचि है उसकी रुचि के अनुसार ही, अपने रुचि के अनुसार ही वे कार्य करते हैं उसमें। सिंपल है। नेक्स्ट, यह पद्धतियाँ विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण से निकाल कर, यानी कि भयमुक्त यानी कि जो बच्चा को डराई जाती है, स्वतंत्रता एवं सुगमता से कार्य करने को प्रेरित करते हैं। यानी कि इस विधि में जो है ना, भयमुक्त वातावरण का मतलब है कि टीचर बच्चों को डांटेगा नहीं, दंड नहीं दिखाएगा, डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी इसमें बच्चों को स्वतंत्रता और सुगमता रहेगी बच्चों के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ, ठीक है। अब इस विधि के लाभ देख लेते हैं। इससे अभिव्यक्ति एवं आत्मविश्वास के साथ साथ अन्वेषण योग्यता, निर्णय शक्ति, मूल्यांकन क्षमता, रचनात्मकता, प्रवृत्ति आदि कौशल का विकास होता है। इसमें बच्चों में क्या क्या विकास होता है? अभिव्यक्ति का विकास होता है, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होता है, और साथ ही साथ कौन सा होता है? अन्वेषण योग्यता यानी कि खोज का विकास होता है, और निर्णय शक्ति, बच्चों में निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। मूल्यांकन क्षमता बढ़ती है, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास होता है ना। रचनात्मकता, बच्चे रचनात्मक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दल शिक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है संस्कृत की, दल शिक्षण विधि, ठीक है। तो इसे इम्पोर्टेंट और इसे याद जरूर कर लेना, ध्यान रखना, मतलब रट्टा नहीं करना, समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है दल शिक्षण, सहकारिता शिक्षण और टॉली शिक्षण, ठीक है। ये इसी शिक्षण विधि के 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। दल शिक्षण, सहकारिता शिक्षण, टॉली शिक्षण। पढ़ते हैं इसके पॉइंट क्या क्या है। दल शिक्षण विधि यह एक नवाचार विधि है। दल शब्द का अर्थ होता है समूह है, अर्थात जब किसी कक्षा कक्ष में विशेष शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है। दल का मतलब होता है समूह है, यानी कि एक से अधिक टीचर, जब एक ही क्लास में एक से अधिक टीचर, फिर क्या है वो 2 हो 3 हो, ठीक है। जब वे शिक्षण कार्य करते हैं एक ही क्लास में, मान लीजिए 2 टीचर हैं एक ही क्लास में और दोनों पढ़ा रहे हैं एक साथ, तो वही कार्य क्या कहलाता है? दल शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके 3 सोपान होते हैं: योजना बनाना, व्यवस्था करना
मूल्यांकन करना। इसके कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। योजना बनाना, व्यवस्था करना और मूल्यांकन करना। ठीक है, तो अब जो है चैप्टर नंबर 10 पर हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 है नवीन उपागम। नवीन उपागम यानी पार्ट 2। हमने अभी चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 कर लिया है दल शिक्षण में। ये है पार्ट 2 में नवीन उपागम, पर्यवेक्षण उपागम विधि। ठीक है, जिसे पर्यवेक्षण उपागम विधि भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इस विधि में विद्यार्थी अपने आवंटित कार्य को शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसके अनुसार छात्रों को अध्ययन संबंधी कुछ कार्य बता दिए जाते हैं और वह अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे बताए हुए कार्य को करते रहते हैं और शिक्षक वही कार्य का निरीक्षण व निर्देशन करता है। कौन से कार्य का? जो छात्रों को दिए गए हैं। इसमें छात्रों को आज़ादी दी जाती है, उनको दबाव नहीं बनाया जाता, उनको अलग अलग समूह में बांट कर बैठा दिया जाता है और उनको अलग अलग कार्य दे दिए जाते हैं, या फिर एक कार्य भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निर्देशित स्व अध्ययन प्रणाली में छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। इसमें जो है छात्र हो या शिक्षक हो, दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, दोनों ही क्रिएटिविटी करते हैं, दोनों का ही मतलब कार्य करते रहेंगे। ये नहीं कि दोनों में से एक कर रहा है और दूसरा चुप बैठा या देख रहा है। दूसरा, इस प्रणाली में छात्रों की अभिव्यक्ति क्रियाओं प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पद्धति छात्रों की स्वाध्याय अधिक अवसर दिया जाता है, जिससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। पद्धति मतलब विधि। इस विधि में है ना स्वाध्याय अधिक अवसर दिया जाता है, छात्रों को जो स्वाध्याय का अधिक अवसर दिया जाता है, जिससे छात्रों में क्या आती है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इसमें शिक्षक के मुख्य भूमिका छात्रों की सहायता करना एवं उन्हें अध्ययन के लिए निर्देशन देना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि इस विधि में जो है प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, जो उनकी करने की क्षमता है ना, वह क्षमता और उनकी योग्यता, जो उनकी योग्यता है, उसके अनुसार कार्य करने का जो है कि अवसर मिलता है बच्चों को। ये नहीं कि उसकी क्षमता तो मान लो फल पढ़ने की और हमने उसे पूरी बुक पढ़ने के लिए कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसकी क्षमता के अनुसार योग्यता, यानी कि अगर 3rd का बच्चा है तो उसे 3rd का ही कार्य दिया जाएगा ना, 10th का नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पद नीति के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के माध्यम मधुर संबंध स्थापित होते हैं। इसमें क्या होता है? शिक्षक और छात्र के बीच, दोनों के बीच क्या होते हैं? एक अच्छे संबंध होते हैं, है ना। मधुर संबंध का मतलब है कि अच्छे संबंध रहते हैं दोनों के बीच, दोनों में एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होता। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित विधि। ठीक है, अब संस्कृत शिक्षण में आ जाती है नेक्स्ट विधि, कंप्यूटर आधारित विधि। चलिए इसे करते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि कंप्यूटर सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीखने और परीक्षण की विधि है, जो कि कंप्यूटर आधारित विधि है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं हम इसको। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके विषय वस्तु दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, उनका उपयोग करके विद्यार्थियों के लिए तीव्र गति से परिशुद्धता के साथ काम में करना संभव हो जाएगा, उनके लिए पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। कंप्यूटर उनको जल्दी विद्या ग्रहण करने और कार्य कुशल बनाने में सहायता प्रदान करेगा। कंप्यूटर के क्या क्या लाभ हैं छात्रों के लिए, ये सब आपको पता ही है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटी उम्र में सीखना आसान होता है। छोटी उम्र का मतलब है जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनका सीखना आसान होता है। बचपन में ही कंप्यूटर सहायक अधिगम का प्रयोग करने से वह अधिक सक्षम बनेगा। उन्हें बचपन से तकनीकी चीज़ों को इस्तेमाल करने का अभ्यास हो जाएगा,
वह बड़े होकर इसमें निपुण हो जाएंगे। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, अगर उन्हें तभी से कंप्यूटर का कार्य दे दिया जाए कि कंप्यूटर पर बैठ के वो शिक्षण करे, तो वो जब तक वे काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे ना। हम बच्चे को जब वो छोटे होते हैं जिस भी कार्य में उसे लगाएंगे, वो उसी कार्य में बड़े होने पर परफेक्ट हो जाएगा। वो यही कहना चाह रहा है। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन में देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतर क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमित उपागम होता है। यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच है आपस में अंतःक्रिया जरूर होनी चाहिए, यानी कि वार्तालाप जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्मिथ व मुर्रे स्मिथ व मुर्रे के शब्दों में अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री के क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों व सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सीखता है, जिसके दो भेद हैं। किसके दो भेद हैं? प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन तरीके से जो छात्र सीखता है उसके दो भेद हैं। एक है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, दो तरीके से सीखता है। रेखीय अभिक्रमित और शाखीय अभिक्रमित को अगर आपको डिटेल में देखना, वैसे इसे डिटेल में सीटेट में नहीं आता पर एमएड में आता है। मैं आपको उसे एमएड वाली प्लेलिस्ट में क्लास में करा दूंगी और प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। नेक्स्ट है संग्रथन उपागम। संग्रथन उपागम विधि को देखते हैं। इस विधि में छोटे छोटे वाक्य के आधार पर विषय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सरल से कठिनता की ओर बढ़ने के लिए यह बनाई गई विधि है। कहने का मतलब ये है कि संग्रथन उपागम जो विधि है, इस विधि में क्या करते हैं, जो भी टीचर पढ़ाता है उसको ना छोटे छोटे पार्ट में बांट लेता है और जो सरल होते हैं ना पहले उनको कराता है। जो बच्चों के लिए सरल होते हैं, टीचर के लिए नहीं, बच्चों के लिए सरल होते हैं, पहले उसे सरल से जो पता है ना बच्चों को पहले वो कराते हैं, उसके बाद कठिन की तरफ चलते हैं। यानी कि जो बच्चों के लिए कठिन है फिर उसको धीरे धीरे उधर की तरफ लेके जाते हैं, जिससे बच्चे का दोनों चीज़ों की समझ हो जाए। सरलता से लेके जाएंगे तभी उसे कठिन चीज़ें समझ में आएंगी। अब आता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण विधि, इसमें है शिक्षक छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करता है। समस्याओं के कारण का पता लगाना निदान कहलाता है। समस्याओं के कारणों का पता लगाकर समाधान करना उपचार कहलाता है। देखो, जैसे कि बच्चे को किसी भी चीज़ में समस्या है, बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा, बच्चों को बोलना नहीं आ रहा है, हम उसे जो भी समझा रहे हैं, मान लो आपने उसे मैथ का सवाल दिया 2 गुना 2 2 दूनी 4, अब बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है 2 और 2, ये देखो, अब बच्चों को ये जो चिन्ह है ये समझ में नहीं आ रहा बच्चों को कि ये सब क्या है, उसे समस्या है। तो आप क्या करोगे कि बच्चे का पता लगाओगे। पहले आपने पता लगाया कि बच्चा अगर यहाँ 4 की जगह 3 लिख रहा है या गलत लिख रहा है तो वो क्यों लिख रहा है। तो आपको पता चला कि बच्चों को प्लस और गुना में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो आपने ये जो पता करा कि बच्चे को यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है ना, तो उसे कहते हैं निदान। ठीक, उसे क्या कहते हैं, निदान। और जब आपने को ये पता चल गया कि बच्चे को यहाँ पे समस्या है, उसे इनके मीनिंग नहीं पता कि ये क्या है क्यों है, और आपने उसकी समस्या को दूर किया, आपने उसे बताया इसका मीनिंग होता है जोड़ना। ठीक, जब भी ये किसी नंबर के बीच में आएगा वहाँ हम जोड़ते हैं और जहाँ पे भी आता है वहाँ हम गुना करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों का क्या हुआ, बच्चों की समस्या का समाधान हो गया, उसे पता चल गया इनके बारे में, तो वो होता है उपचार। ठीक है, दूसरे तरीके से आप ऐसे समझो, आप डॉक्टर के पास गए हैं,
ठीक है, आपने डॉक्टर को बताया कि मेरे जो है हाथ में दर्द है, डॉक्टर पता करेगा कि क्यों दर्द है हाथ में, या पेट में दर्द है तो क्यों दर्द है। जब उसने पता कर लिया कि इसके पेट में इसलिए दर्द था, कारण का पता कर लिया, तो वो हो गया निदान। लेकिन जब डॉक्टर ने दवाई दे दी, उसे पता चल चुका है कि हाँ अब इसके पेट में दर्द है, अब हम उसकी दवाई ले जाए, उसकी दवाई से हमें आराम लग गया, हमारे जो है दर्द बंद हो गया, तो वो हो गया उपचार, है ना। तो ठीक वैसे ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।